गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, किस तरीके से अपने क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। बेसिकली जो भी आपको दिख रहा है, एक टॉपिक जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, आज अपने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है कि जो भी आपको दिखता है, किसी की रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस या एडमिटेंस, वोल्टेज सोर्स एसी का, वोल्टेज सोर्स डीसी का, करंट सोर्स एसी का, करंट सोर्स डीसी का, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इस तरीके से जितने भी हैं वो ये सारे के सारे अपने क्या कहते हैं एलिमेंट्स। ये किसी भी सर्किट्स के अंदर जो भी आपको दिखते हैं ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं सर्किट के। इन सर्किट्स के एलिमेंट्स को अपने डिवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको अपने बेसिकली 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अपने एक एक क्लासिफिकेशन को पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एक्टिव एलिमेंट है, कौन कौन से पैसिव एलिमेंट्स है। इसके बारे में अपने डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अपने को इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे अपने। उसके बाद में यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट की पहचान करते हैं, किस तरीके से कौन सा यूनी डायरेक्शनल है। लीनियर और नॉन लीनियर, ये भी अपने देखेंगे किस तरीके से अपने को इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी अपने को देखेंगे। इसके बाद है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो इस तरीके से 5 क्लासिफिकेशन है। अपने को नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे नंबर 1 की, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। पहला अपना टाइप था जो क्लासिफिकेशन का, वो था एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जो एलिमेंट होता है बेसिकली उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट में 2 पार्ट होते हैं, डिपेंडेंट एलिमेंट और इंडिपेंडेंट एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद में डिपेंडेंट में कितने पार्ट होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। और आइडियल भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो सकता है, प्रैक्टिकल भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो सकता है। अब अपने इसकी डिटेल में बात करते हैं। एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जब कोई भी सोर्स होता है, कोई भी एलिमेंट जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक अपने को क्या कर सके, एनर्जी को डिलीवर कर सके। जो कोई भी सोर्स अपने को इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, तब उसको अपने बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। देखिए ये डेफिनेशन है इसकी। इसके अलावा दूसरा क्या है, या फिर किसी भी एलिमेंट में इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो तो उसको अपने बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट।
एक्टिव एलिमेंट का मतलब आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो सोर्स जो होता है वो अपने को डिलीवर करता है एनर्जी, उसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। इतना आपने पढ़ा होगा। लेकिन सेकंड डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो उसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन हो उसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब एक्टिव एलिमेंट के अंदर दो तरह के आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट के अंदर क्या आ सकता है, एक्टिव एलिमेंट के अगर मैं एग्जांपल की वजह से मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि एक बैटरी होती है, वो एक्टिव एलिमेंट होती है। इसी तरह से करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है जो मैंने बैटरी से बना दिए हैं, या फिर सिंक्रोनस जनरेटर भी क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है। अच्छा, ये करंट सोर्स होता है जो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, अपने को सिर्फ ये थ्योरेटिकली अपने मान लेते हैं ऐसा करंट सोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको सिर्फ सिंक्रोनस जनरेटर में हमेशा वोल्टेज ही डेवलप होती है, करंट तो बाद में अकॉर्डिंग टू लोड जनरेट होती है। ठीक है। इसके बाद में एक्टिव एलिमेंट के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल ही किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स जब वोल्टेज मान लो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसके अंदर कितना करंट है। करंट चाहे 10 एम्पियर हो चाहे 100 एम्पियर हो, तो अपना जो वोल्टेज है वो तो 10 वोल्ट ही रहने वाला है। इसका मतलब ये एलिमेंट किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इसका काम ये है कि यहाँ 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में दो तरह के आते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। इसको अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आइडियल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होते हैं इसमें, और किस तरीके से प्रैक्टिकल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट में जो बात करते हैं, डिपेंडेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करते हैं, मतलब एक जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी किसी चीज पे डिपेंड करती है। जैसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसमें जो होता है ये एक तरह के वोल्टेज सोर्स होता है, इस तरीके से होता है। अपने इसको फिर भी बाद में बात और करेंगे इसके बारे में। ठीक है। वोल्टेज सोर्स होता है, ये वोल्टेज से कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है, इसका आउटपुट जो होगा वो वोल्टेज होगा, लेकिन ये किसी न किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा। कहीं और का पोटेंशियल मान लो यहाँ पे Vx है, तो ये जो Vx है इसकी वैल्यू यहाँ पे किसी न किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रही होगी। जैसे ये V1 की वैल्यू मैंने लिख दिया XVx। ठीक है। अब XVx V1 की वैल्यू, V1 क्या है, इसके द्वारा जनरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके द्वारा जनरेटेड है, लेकिन वो किसके बराबर है, XVx के। तो डिपेंड किस पे हो गया, वोल्टेज पे। ठीक है। x मान लो या 3Vx मान लो, ठीक है, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो Vx पे जनरेट डिपेंडेंट हो गया, तो Vx तो कहीं और का वोल्टेज है, तो अगर ये Vx कम या ज्यादा होता है तो यहाँ भी वोल्टेज कम या ज्यादा होगा, इसका मतलब डिपेंडेंसी आ गई ना। तो यही डिपेंडेंसी होती है। इसी तरीके से ये मैंने वोल्टेज तो समझाया है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है, और करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इस तरीके से चार कैटेगरी हो सकती है। इसको भी अपने बाद में और बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में आती है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो होते हैं वो एनर्जी को ऑलवेज क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये एलिमेंट हमेशा ही एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि इंडक्टेंस जो होता है एनर्जी, और कैपेसिटेंस जो होता है वो भी एनर्जी को क्या करते हैं, डिलीवर भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ CV² होती है, तो ये एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है। तो ये जो डिलीवर करता है वो बहुत स्मॉल ऑफ टाइम के लिए करता है डिलीवर। तो अपने को क्या बोला है, इनफाइनाइट टाइम के लिए। अगर एक वोल्टेज की अपने एक बैटरी लाते हैं तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक आपको क्या करेगी, डिलीवर करती रहेगी। लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चार्ज रहता है, उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, तो अपने इसलिए इसको पैसिव की कैटेगरी में रखते हैं कि ये हमेशा एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व भी करता है। इसमें कौन कौन से हैं, RLC। ठीक है, तीनों ही। आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए
से स्टोर करते हैं, इसलिए अपने इसको क्या करते हैं, पैसिव की कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के होते हैं, दोनों ही। रेजिस्टेंस भी लीनियर होता है, कैपेसिटेंस भी लीनियर हो सकता है, और इंडक्टेंस भी लीनियर हो सकता है, और नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसके बारे में, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में अपने डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये आपको इतना समझ में आ गया कि एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं और पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो सकते हैं, पैसिव एलिमेंट आरएलसी होते हैं। ठीक है, अब अपने इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कहाँ तक बात कर ली थी अपन ने, एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात करती थी, इसकी डेफिनेशन अपन ने फिनिश कर दी थी, तो इसको आप हटा दीजिएगा। इसके बाद में अपने को बात करनी बाकी है कि इंडिपेंडेंट के बारे में। तो इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं, फिर डिपेंडेंट के बारे में बात करेंगे। पूरा इसको इरेज कर रहा हूं मैं। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट की सीरीज में अपने बात करेंगे अब इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब ये जो एक्टिव एलिमेंट हैं, तो इसमें क्या दो तरह के आते थे, आइडियल और प्रैक्टिकल। इसकी कैटेगरी दो थी, कौन कौन सी, आइडियल और प्रैक्टिकल। अच्छा, आइडियल सोर्स जो अपने थ्योरेटिकली होते हैं, ये प्रैक्टिकल सोर्स जो प्रैक्टिकली होते हैं। तो आइडियल सोर्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आइडियल होते हैं। तो आइडियल के बारे में मैंने क्या बताया था कि आइडियल दो तरह के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर लेता हूं मैं पहले, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो आपको दिखने में दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, या माइनस प्लस अपोजिट भी हो सकता है, और यहाँ ए टर्मिनल होगा और यहाँ बी टर्मिनल होगा, ये ओपन टर्मिनल होंगे, यहाँ वीएस वोल्टेज का सोर्स होगा। ठीक है, अब जो इस आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या है प्रॉपर्टी है, ये है कि यहाँ पे जो वीएस है ऑलवेज ही कांस्टेंट रहता है, और ये हमेशा इन दोनों टर्मिनल के बीच में वीएस वोल्टेज को अपने को जनरेट करके रखेगा, इसको कम नहीं होने देगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि वोल्टेज जो है वीएस से कम हो गया थोड़ा सा, या वोल्टेज वीएस से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ किसी भी केस में। चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, एलिमेंट कितने भी लगा लीजिए, यहाँ पे लगा देंगे तो फिर तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ इसके आगे कितना मर्जी लोड लगा लीजिए, ये अपना वीएस ही क्रिएट करके रखेगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हर एक सोर्स हो या फिर एलिमेंट हो, किसी का भी हमेशा ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनका भी रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अपने बात कर रहे हैं आइडियल की, तो अपने आइडियल में क्या मान लेते हैं, रेजिस्टेंस इसका 0 मान लेते हैं। इसका 0 रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं, क्यों होता है इसका 0 रेजिस्टेंस। तो इस बात को समझने के लिए अपने प्रैक्टिकल सोर्स भी इधर डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। फिर अपने दोनों करंट सोर्स की बात कर लेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि आपको जो सोर्स होगा वो इस तरीके से दिखने में आएगा, Vs और यहाँ Rs रेजिस्टेंस आपको दिखने में आएगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा कुछ ना कुछ, V वोल्टेज होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, देखिए आप प्रैक्टिकल जब भी वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दिखेगा। अगर सीरीज में दिखेगा, अगर मैं आइडियल की बात करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इस रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा, तभी आइडियल केस बन पाएगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ये वोल्टेज यहाँ पे Vs है और कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा जब भी लोड लगाएंगे अपने, यहाँ पे लोड लगा हुआ है
तो कुछ ना कुछ लोड लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल अपने को कहते थे कि Vs मिलना चाहिए, Vs नहीं मिल पाएगा, Vs से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ये कुछ ड्रॉप कर गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे अपने को क्या करना, आइडियल की बात करनी है। तो आइडियल की बात करनी है तो यहाँ पे अपने को Vs है, तो इसका मतलब आउटपुट भी अपने को Vs मिलना चाहिए, तभी तो आइडियल हुआ ना। अदरवाइज अगर कुछ ड्रॉप होगा या कम होगा तो इसका मतलब आइडियल कैसे हो सकता है वो। तो अगर ऐसा करना है कि अपने को सेम का सेम ही चाहिए, तो यहाँ रेजिस्टेंस Rs है, तो इसकी वैल्यू अगर अपने 0 कर दें तो अपने पास क्या आ जाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसलिए अपना रेजिस्टेंस इस केस में 0 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको अपना थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ग्राफ की बात कर लेते हैं अपने, किसकी, आइडियल वोल्टेज सोर्स के ग्राफ की बात करता हूं मैं। यहाँ पे करंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज लिख लेता हूँ। अब वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जो वोल्टेज है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, चाहे करंट की वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे करंट की वैल्यू कुछ भी रहे, वोल्टेज हमेशा ही कांस्टेंट है। ये Vs कोई वोल्टेज है, ये हमेशा ही कांस्टेंट है। आपके करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है सपोज कीजिए, तो भी इसकी वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, लेकिन V की वैल्यू कितनी है, 1, इतनी Vs ही है। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो अभी Vs की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, Vs ही है। इसी तरीके से 3 एम्पियर, चाहे करंट की वैल्यू कुछ भी हो तो इस तरीके से लिखेंगे। या फिर इन एक्सेस को अगर रिप्लेस कर दें तो भी इसके तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। V इधर लिख दिया, I इधर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तो इस तरीके से लिख दूंगा मैं इसको। आपके करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो भी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, Vs। 2 एम्पियर है तो भी करंट की वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, Vs। ये दोनों ही तरीके करेक्ट है। Vi कैरेक्टरिस्टिक अपने बेसिकली ये शो करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से अगर ग्राफ आपको ऐसा दीजिए तो अब इसका मतलब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि गलत है, सही प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है ये भी, ठीक है। ये बात होगी अपने आइडियल के अंदर। अब आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में यहाँ लोड लगा के मैं बात करता हूँ ताकि इसके अंदर करंट फ्लो हो, क्योंकि अपने जो भी सोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने हमेशा इसको ओपन लगेंगे। ये तो वो बात होगी कि अपने एक जनरेटर लेके आए और उसको बोलते हैं कि अपने ओपन रख के इसको स्टार्ट करके रख रखा है, ऐसा थोड़ी करते हैं। जनरेटर किस लिए लाते हैं, अपने लोड लगाने के लिए। तो इसी तरह से अपने वोल्टेज सोर्स किस लिए लाए, लोड लगाने के लिए। यहाँ भी आप लोड लगा सकते हो तो भी वोल्टेज Vs ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने वहां बताया नहीं, यहाँ जो वोल्टेज डिफरेंट आने वाला है इसलिए मैं लोड लगा के ही देखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब लोड की बात कर ली अपने, ये रेजिस्टेंस यहाँ 0 नहीं है, आइडियल में 0 होता है, Rs की बात। अब लोड के अक्रॉस में वोल्टेज मान लेता हूँ कुछ V है। अब लोड के अक्रॉस वोल्टेज अगर V है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, KVL लगा देता हूँ। Vs करंट मान लेता हूँ, यहाँ पे Is कुछ फ्लो कर रहा है, Vs माइनस I मल्टीप्लाई बाई Rs माइनस V इक्वल टू 0। अगर V वोल्टेज अपने को पता करना है तो Vs माइनस I Rs, I की वैल्यू पता करनी है तो फिर लोड के रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ डायरेक्ट इतना ही फाइंड आउट करते हैं फिलहाल। अब अपने इसकी क्या बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अगर मेरे को Vi कैरेक्टरिस्टिक इसकी ड्रॉ करनी है तो किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एक बार, आप दूसरी भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। IV यहाँ पे आ गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेरे को ड्रॉ करनी है। अब इसमें ये है जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि Vs यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये हमेशा ही कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये जो टर्म है ये वेरिएबल है, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करेगा और करंट हमेशा लोड पे डिपेंड करेगी। क्योंकि ये Rs तो कांस्टेंट है, लेकिन लोड क्या पता अपने कितना भी लगा सकते हैं सोर्स के अक्रॉस, तो लोड पे डिपेंड करेगी। अब क्या करते हैं अपने इसको थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेते हैं। Vs इसको लिख देते हैं माइनस IRs प्लस Vs, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसके बाद में इसको कंपेयर कर लीजिएगा। एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, कितनी होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे y और x जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और ये m और जो है c ये कांस्टेंट रहते हैं। तो जो स्लोप होता है ये m स्लोप को डिफाइन करता है,
तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसकी है कांस्टेंट वैल्यू v है, तो ये c, इसको c से डिनोट किया गया है। और यहाँ वेरिएबल जो है i है, तो इसको x से करेंगे, और ये है m। समझ में आ रही बात आपको? अब ये है m, ठीक है। अब अपने इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? सपोज कीजिए यहाँ vs की i की वैल्यू जो है मैं 0 ले रहा हूँ, i की वैल्यू 0 है, तो v जो है किसके बराबर है? ये v नहीं है, ये vs नहीं है, v है, तो v जो है किसके बराबर है? vs के बराबर है। तो सपोज कीजिए vs यहाँ पे है। उसके बाद में i की वैल्यू जो है मैं कितनी ले रहा हूँ? vs की वैल्यू, सॉरी, इसकी v की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। क्या करते हैं, अपने v की वैल्यू अगर 0 ले रहा हूँ तो v की वैल्यू 0 इक्वल टू माइनस आई आर एस प्लस वी एस। तो यहाँ i की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको, तो इसको उधर ले गया तो वी एस बाई आर एस। समझ आ रही बात? i की वैल्यू आपको, i की वैल्यू यहाँ लिख लूँगा मैं, कितनी लिखूँगा? वी एस बाई आर एस। ये x वाला कोऑर्डिनेट है, y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, और यहाँ भी अगर अपने कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना चाहे तो x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता है। इसकी इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू माइनस आई आर एस प्लस वी एस, ये इसकी इक्वेशन है। और जो इसका स्लोप की बात करूं तो स्लोप मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसका स्लोप क्या है? m इक्वल टू आर एस, ठीक है। और उसके अलावा अगर मेरे को और बात करनी है, ये एक्चुअल में यहाँ तक पूरा कनेक्ट नहीं मान रहे, चलो ये इस तरीके से ले लेते हैं। और बात करनी है, अगर और करनी है, क्या करना है कि जो वोल्टेज सोर्स है आइडियल का, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जो उसकी जो जितनी भी एनर्जी वो डिलीवर करेगा वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होती है, वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेगी कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने को बात करनी है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी की बात करने पे अपने को पता लगेगा कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो अपने पास जितना भी वोल्टेज इसके अक्रॉस आना है। देखिए यहाँ पे एनर्जी की बात करता हूँ तो पी आई टी इस तरीके से लिखता हूँ, पी टी लिख देता हूँ, पी टी तो वी आई टी लिखता हूँ, ठीक है। तो वी यहाँ पे क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, करंट है, तो करंट है जो लोड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और अगर करंट वेरी करेगा तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप भी वेरी करेगा, इसका मतलब वोल्टेज भी वेरी करेगा। इसका मतलब जो आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तब तो यहाँ पे करंट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा ही करंट से इंडिपेंडेंट है, उतनी ही एनर्जी डिलीवर करेगा। लेकिन यहाँ पे करंट की डिपेंडेंसी है, अगर लोड अपन ने कम लगाया तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, तो इसके क्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा, और यहाँ पे एनर्जी इस तरीके से ये डिलीवर करेगा। तो इसका मतलब टोटल करंट, ये जो है वोल्टेज सोर्स जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, वो जो जितनी भी एनर्जी डिलीवर करेगा वो हमेशा ही करंट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा एक जो नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं, वो है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की अपने कैरेक्टरिस्टिक बना ली थी, जो मैंने इस तरीके से बनाई थी आपको, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक मान लो इस तरीके से आ गई, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ I, यहाँ ले लेता हूँ I, और यहाँ ले लेता हूँ वोल्टेज, और यहाँ ले लेता हूँ वोल्टेज, और यहाँ ले लेता हूँ वोल्टेज, इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये दो तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। अगर दो तरह के ग्राफ हैं तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, स्पष्ट बताइए आप। यहाँ से ये इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? इस ग्राफ का मीनिंग है कि I की जो पॉजिटिव वैल्यू है, I की जो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके लिए जो वोल्टेज की सोर्स की जो वोल्टेज की वैल्यू है वो Vs रहेगी। समझ में आ रही है बात? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है I की वैल्यू कोई भी हो, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तब भी इसकी वैल्यू Vs रहेगी। तो जो ज्यादा करेक्ट वाली बात मानूंगा मैं, इस बात को मानूंगा कि I की वैल्यू से जो वोल्टेज सोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है वो I की वैल्यू से इंडिपेंडेंट रहता है,
तो चाहे करंट नेगेटिव भी हो जाए तब भी क्या करेगा, ये वोल्टेज सोर्स हमेशा अपने अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा, हमेशा ही उतना ही वोल्टेज रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में ये तो अपना बिल्कुल गुड वाला हो गया, 3 स्टार वाला, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ये दे रखा है तो आपने इसको रॉन्ग नहीं कर सकते, अपने इसको राइट ही करना पड़ेगा। क्यों राइट करना पड़ेगा, ये भी अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं कि आई की किसी भी वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज की वैल्यू Vs है। अगर नेगेटिव को ये शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब अपने नेगेटिव में बात नहीं कर रहे, आई की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही ले रहे हैं। जो भी अपने को आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको गलत नहीं करना है, इसको भी राइट है, लेकिन ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में ये बात होगी, उसके बाद में एक और बात है, ये तो होगी आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसके अलावा एक और बात है कि अपने पास एक होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर और प्रैक्टिकल वोल्टमीटर। देखिए प्रैक्टिकल वोल्टमीटर को अपने पहले समझेंगे फिर आप बाद में देखना। देखिए पोटेंशियल वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करना। ये एक मेरा कुछ भी मान लो एलिमेंट है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कुछ भी एलिमेंट है, अगर मेरे को इसके क्रॉस वोल्टेज पता करनी है, इसमें से करंट कुछ हाई फ्लो कर रहा है, इधर कुछ सर्किट रहा होगा, ठीक है, मैं उसको सर्किट को नहीं डिनोट कर रहा हूँ, यह आर रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसके क्रॉस वोल्टेज वी है, कुछ भी वी है, V1 मान लेते हैं, वी नहीं V1 मान लेते हैं। तो अपने को ये V वोल्टमीटर से मेजर करना है। यहाँ मैंने लगा दिया वोल्टमीटर, वोल्टमीटर है ये, वोल्टेज सोर्स नहीं है, वोल्टमीटर है ये, वोल्टेज मीटर लगा दिया। अब वोल्टेज को मेरे को मेजर करना है। अब सपोज कीजिए यहाँ से करंट आ रहा है I1, अब वोल्ट मीटर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा इसका। अगर रेजिस्टेंस रहा होगा इसका तो सपोज कीजिए कि रेजिस्टेंस रहा होगा तो इस तरीके से मान लेते हैं इसके सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रहा होगा तो सीरीज में अगर मान लो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ करंट इसका I1 करंट अगर यहाँ से आ रही है तो I करंट इधर चली जाएगी और I2 करंट इधर चली जाएगी। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होना था वो इस I2 की इधर डिवाइडेशन होने की वजह से ये I की वैल्यू कम होगी और ड्रॉप कम आएगा और उसकी वजह से ये रीडिंग क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। दूसरी बात, जहाँ जो टोटल वोल्टेज है उसके अलावा यहाँ कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा और फिर भी ये रीडिंग कोर को और कम कर देगा। तो इस तरीके से ये रीडिंग अपने को कम शो करता है। तो अपने को क्या करना है कि इस I को एलिमिनेट ही कर दें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस I2 को अगर एलिमिनेट करना है तो किसी भी सर्किट के अंदर अपने चाहते हैं कि उसमें से करंट नहीं जाए, तो करंट नहीं जाए तो अपने क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो अपने इसका रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं। जो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर आपको देखने को मिलेगा हमेशा उसका रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा ताकि उसके अंदर करंट नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। लेकिन अपने पास अगर आइडियल की बात करूं तो आइडियल में मैक्सिमम कितना होता है, आप बताइए। आइडियल में मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करनी है तो आइडियल में मैक्सिमम कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट हो गया तो देखिए आप प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी। इनफाइनाइट बोले मतलब तो ओपन सर्किट, ठीक है। आर रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस वी वोल्टेज है। अगर प्लस माइनस वी वोल्टेज है तो आर रेजिस्टेंस है, तो इसमें से अगर कुछ करंट ही नहीं जा रहा तो टोटल करंट जो I1 यहाँ से आया था वही I1 यहाँ आएगा। इसके दो एडवांटेज हो गए, एक तो जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए था उतना ही ड्रॉप होगा, उसके अलावा यहाँ भी कुछ ड्रॉप नहीं होगा, जितना भी यहाँ पे ड्रॉप जो एक्चुअल में है वही इस वोल्टमीटर की रीडिंग में आएगा। ये होता है आइडियल। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट याद रखना आप, आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, अटैच टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इस बात में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना। और आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, अटैच टू जीरो होता है। ये एक्चुअल में जीरो, इनफाइनाइट और जीरो अपने नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को,
तो अपने क्या करते हैं, प्रैक्टिकल केस में इसको मैक्सिमम रखते हैं, इसको मिनिमम रखते हैं। तो इस बात में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है कि किसका प्रैक्टिकल में कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना क्या होगा। ये बातें अपने यहाँ तक क्लियर होगी। अब अपने बात करेंगे कितनी, वोल्टेज सोर्स की बात हो चुकी है। अब अपने बात करते हैं करंट सोर्स की। फिर अपना क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, फिर अपने डिपेंडेंट की बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। हाँ, प्रैक्टिकल की यही बात कर लेते हैं, पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। फिर यहां इधर अपने बात कर लेते हैं आइडियल करंट सोर्स की। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा कि ये अपने को दिखने में कैसा दिखेगा, यहाँ एक करंट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और इस यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा अपने को। यहाँ मान लो रेजिस्टेंस RS है क्योंकि सोर्स का रेजिस्टेंस है, और यहाँ करंट है IS। इस तरीके से वैल्यू अपने को देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ जो करंट है वो I आएगा, यहाँ जो करंट है वो I आएगा कुछ भी, क्योंकि कुछ करंट इसका इसमें चला जाएगा, I1 करंट कुछ इसमें से चला जाएगा, और बाकी बचा हुआ करंट I इधर आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं किस तरीके से होता है। देखिए, आइडियल जो करंट सोर्स होता है अपने इसके अंदर यहाँ रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रखते हैं, और यहाँ कुछ अपने आइडियल में हमेशा ही अपने बात कर लेते हैं लोड से ही। यहाँ एक लोड लगा हुआ है। अपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। आइडियल वैसे करंट सोर्स जो प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्स का होता है उसके क्या होता है कि करंट को फ्लो कराना होता है। इसी तरीके से अगर अपने आइडियल को शो करना चाहें तो आइडियल को इस तरीके से शो करते हैं, जिस तरीके से वोल्टेज था उसी तरीके से। ये IS करंट है तो ये IS करंट है। जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने जो ब्रांच है उसके अंदर करंट को क्या रखेगा, फिक्स ही रखेगा। IS यहाँ करंट है तो ये IS ही रखेगा अपने ब्रांच में, इसको कम नहीं होने देता। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ कम हो जाता है, क्योंकि I1 करंट जो है इधर आ जाती है और बाकी सब लोड में चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी करंट किधर जाएगी, वो डिपेंड करेगा इस लोड के ऊपर, लोड कितना है। चलो अपने बात कर लेते हैं, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है V1 है। अब बात करते हैं कि IS की वैल्यू कितनी है। जो IS की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I। देखिए KCL लगा दिया मैंने। अब IS की वैल्यू को मैं आगे लिख लेता हूँ। I1 की वैल्यू अगर मेरे को लिखनी पड़ जाए तो यहाँ वोल्टेज जो है V1 है तो यहाँ भी प्लस V1 लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ 0, तो V1 बाई RS लिख देता हूँ, इतनी आएगी प्लस I। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे, जो V1 है IS जो है ये अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है। जो V1 है ये अपना डिपेंड करेगा किस पे, लोड पे डिपेंड करेगा कितना है, और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस पे। तो अपने इसको इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं इसको, और जो I वैल्यू है इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। इसको कौन कौन से वेरिएबल है, V1 वेरिएबल है और I वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को इधर लिख रहा है मैं, इसको वेरिएबल को इधर ले रहा हूँ, I को इधर लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद में IS को इधर लिख रहा हूँ माइनस में V1 बाई RS। इस तरीके से लिख दिया मैंने इस इक्वेशन को। अब मैं इसको फिर से अरेंज कर लेता हूँ, I इक्वल टू माइनस V1 बाई RS प्लस IS, और हाँ IS। तो अब इसको अपने क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किससे, y इक्वल टू mx प्लस सी से। y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म है जो कांस्टेंट है, और ये वाली टर्म है जो अपने को स्लोप को डिनोट कर रही है m को, और इसके बाद में ये वाली टर्म है ये जो x जो है वेरिएबल को ड्रॉप कर रही है, और ये वाली टर्म है जो y को डिनोट कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपने क्या करते हैं, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, यहाँ I की वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ V की वैल्यू ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे अपने VI कैरेक्टरिस्टिक में, देखिए सबसे पहले मैं V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V1 जो है वेरिएबल है
इसकी वैल्यू को 0 ले लेता हूँ तो करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, IS ही रहेगी। उसके बाद में अगर मैं इसकी वैल्यू को, अगर मैं I की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ तो ये इधर जाके पॉजिटिव में आ जाएगा तो V1/RS आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई, IS की वैल्यू आ गई, सॉरी IS की नहीं, I की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू मैंने 0 रखी तो यहाँ से इसको मैं इधर ले गया तो इसके बाद में V1 वैल्यू होगी। ठीक है, जितना भी V उस टाइम पे रहा होगा V वेरिएबल की वैल्यू, X की वैल्यू ये आ गई, Y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे Y की वैल्यू ये आ गई, X की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, आप इन दोनों को मैच कर दीजिएगा। ये क्या आ गई, अपने स्ट्रेट लाइन में आ गई। और इसकी अब देखिए खास बात क्या है, ये जो इक्वेशन है I = -V1/RS प्लस IS है। और इसका स्लोप को ध्यान से देखिए, स्लोप आपको देखना है हमेशा ही, जो स्लोप आपके सामने आएगा वो आएगा 1/RS। अब इस स्लोप के ध्यान से समझिएगा, 1/RS। और जो वोल्टेज सोर्स में जो स्लोप आया था वो कितना आया था, RS। अब मैं क्या करता हूं, एक प्रैक्टिकल चीज आपको समझा रहा हूं किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। मान लो स्लोप क्या होता है, स्लोप को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है तो tan थीटा होगा, वो इसका क्या होगा, स्लोप होगा। और स्लोप को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/RS। तो RS की वैल्यू क्या होगी, 1/tan थीटा, इतना कर सकता हूं मैं। अब इस स्लोप को मैं क्या कर रहा हूं, V की वैल्यू को इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा हूं। ये RS = 1/tan थीटा हो गया। अब अपने क्या करते हैं, एक बार अपने क्या कर लेते हैं, इसको आइडियल करंट सोर्स की बात कर लेते हैं, फिर अपने इस बात पे वापस से आएंगे। आइडियल करंट सोर्स में बात करेंगे तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होगा कि आइडियल करंट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा करंट को सेम रखना। अब अपने ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, अपने क्या चाहते हैं कि ये जो I1 करंट है ये अपना कम से कम हो, तभी तो ये I करंट टोटल का टोटल इधर जाएगा। ये IS करंट इधर का इधर कब जाएगा, जब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन चाहते हैं अपने। अगर ये कंडीशन चाहते हैं तो इसका मतलब अगर किसी सर्किट में से करंट को फ्लो नहीं करना हो तो RS की वैल्यू कितनी रखनी होगी, इनफाइनाइट। तो ये देखिए यहाँ पे जो RS की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट हो गया। अब ये बात है, इसी वजह से ऐसा होता है। अब अपने इसकी क्या करते हैं, RS कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन भी रख सकते हैं कि जो आइडियल R की जो वैल्यू होती है, RS की वैल्यू जो आइडियल करंट सोर्स के लिए वो मैक्सिमम रखी जाती है। ठीक है, और जो ये किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। और आइडियल के लिए RS की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, किसके लिए, आइडियल की। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ये मैं एमिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से अपने उसमें दो बातें की थी, इस तरीके से यहाँ भी अपने बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए अपने सबसे पहले इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं, फिर अपने इसका जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। तो यहाँ क्या ले रहा हूं मैं, V ले रहा हूं, यहाँ क्या ले रहा हूं मैं, I ले रहा हूं। आप ये अपोजिट लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अपने इसको क्या करना है, करंट सोर्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी वोल्टेज हो करंट हमेशा फिक्स रहेगी, IS के बराबर रहेगी, ये बात है। अब देखिए इस बात को ध्यान से, मैंने कहा कि अगर इस कैरेक्टरिस्टिक से इस कैरेक्टरिस्टिक में जाना है, इस कैरेक्टरिस्टिक से इस कैरेक्टरिस्टिक में जाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा। देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक से इस कैरेक्टरिस्टिक में जाने के लिए ये जो अपने को लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है। लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, तो यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने की बजाय अपने क्या कर सकते हैं, ये जो करंट की वैल्यू तो फिक्स है, इसका कुछ कर नहीं सकते अपने, तो अपने क्या करेंगे, इसको इधर इधर ले जाते जाएंगे। एक्चुअल में तो जा नहीं पाएगा, देखिए बिल्कुल तो ऐसा हो नहीं पाएगा ये, लेकिन अपने क्या करेंगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए और दूर हो गया, V1 की वैल्यू और बढ़ाओ और दूर हो गया, V1 की वैल्यू और बढ़ाओ और ऊपर आ गया, V1 की वैल्यू और बढ़ाओ और ऊपर आ गया। इस तरीके से लगभग ऐसा बन जाएगा, जो लगभग क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये वैल्यू कब आएगी, जब V1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देगी अपने,
V1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, या फिर RS की वैल्यू अपने मान सकते हैं इनफाइनाइट। देखिए आप इसको अपने लिखते हैं 1/RS इक्वल टू क्या होता है tan थीटा यहाँ पे, और RS की वैल्यू इक्वल टू इनफाइनाइट है। RS की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तभी तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और थीटा की वैल्यू यहाँ से फिर से कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है 0 करनी है। तो 0 अपने किस तरीके से कर सकते हैं, इस वैल्यू को तो अपने IS को तो कम नहीं कर सकते, इसको अपने इसे बढ़ा के अपने क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। तो यहाँ से रेफरेंस अगर यहाँ से लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये इसकी अपने इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं। अगर अपने को VI कैरेक्टरिस्टिक में इससे ये कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से बन सकती है स्लोप के थ्रू, ठीक है, ये बात भी आप समझ सकते हैं। या फिर आप इस RS से समझ सकते हैं कि RS की वैल्यू जो इनफाइनाइट कर दी तो ओपन सर्किट हो गया और करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स में भी अपने समझ सकते थे। वोल्टेज सोर्स में जब स्लोप होता था कितना होता था RS होता था। अगर RS वोल्टेज सोर्स में स्लोप होता था तो अगर इसके अपने को वोल्टेज सोर्स में अपने को सोर्स की वैल्यू आइडियल बनाने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखते थे 0 रखते थे। इसका मतलब उस केस में भी आपको स्लोप आइडियल के लिए 0 बनाना था। इस केस में भी स्लोप आपको कितना बनाना है 0 बनाना है। दोनों ही केस में आपको स्लोप की वैल्यू क्या करनी है 0 करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए स्लोप की वैल्यू 1/RS है तो RS की वैल्यू इनफाइनाइट। वहां देखिए RS इक्वल स्लोप की वैल्यू RS है तो RS की वैल्यू 0 थी, ठीक है। लेकिन स्लोप दोनों ही केस में आपको 0 बनाना है। स्लोप में चेंज नहीं है, रेजिस्टेंस में चेंज है। रेजिस्टेंस एक करंट सोर्स में इनफाइनाइट है और वोल्टेज सोर्स में 0 है, लेकिन स्लोप आपका दोनों ही केस में कितना है 0 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एमीटर की बात करता हूं, किस तरीके से अपने एमीटर को इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए अगर इस कोई भी ये रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट I1 फ्लो कर रही है और मेरे को क्या करना है इसके पैरेलल में एक एमीटर लगाना है, सॉरी करंट सोर्स लगा रहा हूं मैं, एमीटर लगाना है। उसके थ्रू अपने को इसकी क्या करनी है करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस तरीके से मैं क्या कर दिया I ला दिया इधर, ठीक है। अब इस एमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है मेरे को कि इसकी जो रीडिंग आ जाए अपने पास, रीडिंग आ जाए इसकी, तो रीडिंग आने के लिए अपने को क्या करना है इसके सीरीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस रहा होगा तो एमीटर क्या करता है करंट को मेजरमेंट करता है। करंट कब मेजर करेगा बताइए आप, करंट अगर इसमें से आएगी तभी तो मेजर कर पाएगा। जबकि वोल्टमीटर क्या करता था वोल्टेज को मेजर करता था, तो वोल्टेज जब इसके अक्रॉस ड्रॉप होता था तब वो मेजर कर लेता था। लेकिन करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। करंट जब इसके अंदर आएगी तभी ये मेजर कर पाएगा। अरे करंट इसमें से आएगी तभी तो मेजर कर पाएगा, सीधी सी बात है। ये आर ऑफ एमीटर है, छोटा आर ऑफ एमीटर है, ठीक है। अब इसमें से अपने क्या चाहते हैं कि करंट की वैल्यू अपने को एग्जैक्ट आए, जितनी इधर है इधर उतनी ही इधर आ जाए। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ I2 करंट फ्लो कर रही है, यहाँ I1 करंट फ्लो कर रही है। अपने को वैल्यू चाहिए कि I1 जो है लगभग इक्वल आ जाए, एक्चुअल में तो इक्वल आ नहीं सकती, तो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए I2 के। ये बात अपने चाहते हैं। अगर अपने ये बात चाहते हैं तो RA की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी मिनिमम रखनी पड़ेगी, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी। और अगर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे ज्यादा हुई, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई इससे, तो फिर सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी। या फिर इतनी मिनिमम रखिए इस वैल्यू को ताकि ये हमेशा ही इस लोड वाले से कम ही आए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने बहुत ही मिनिमम रखते हैं इस केस में। जब भी एमीटर लेते हैं तो जो आर जो एमीटर होता है वो अपने मिनिमम रखते हैं, किस केस में प्रैक्टिकल केस में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा आर ए जो है एमीटर का अपने 0 रखते हैं, किस केस में आइडियल केस में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो करंट सोर्स है, जो आइडियल करंट सोर्स है, वो अपना कभी भी डिपेंड नहीं करता वोल्टेज पे। वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है कि कितनी वोल्टेज उसके अक्रॉस है, वो हमेशा आई करंट ही फ्लो करेगा। जबकि प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स है
ये हमेशा डिपेंड करेगा कि कितनी वोल्टेज है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो उसके अंदर करंट, जहां अगर Vs कुछ है तो करंट अलग जाएगी, यहाँ V1 है तो करंट अलग जाएगी, यहाँ V2 है तो करंट अलग जाएगी, और यहाँ Is है, सपोज कीजिए यहाँ Is था, और जो इसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसमें से करंट जाएगी और बाकी रिमेनिंग करंट इसमें से जाएगी, तो वोल्टेज पे डिपेंडेंसी होगी ना इसकी। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स है हमेशा ही वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, आइडियल करंट सोर्स है और कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं इनके रेजिस्टेंस की एक बात टेबल बना लेते हैं अपने फटाफट से, उसके बाद में अपना ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट खत्म हो जाएगा। एक टेबल बना रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट से बता दिया है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया है, अदरवाइज अपने को सीधी टेबल से ही याद कर लेना था। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिकल केस है और यहाँ आइडियल केस है, ठीक है। और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, दो बातें करते हैं अपने यहाँ, क्या बात करते हैं सब, चलो यहाँ ऐसे ही देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ लिख देंगे अपने साइड में साथ में। तो पहले जो बात करूंगा मैं किसके बारे में, करंट, सॉरी सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कशन किया था, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में जो है प्रैक्टिकल केस में आर ए की वैल्यू बताइए, आर एस की वैल्यू क्या रखते हैं अपने प्रैक्टिकल केस में, वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ मिनिमम रखते हैं, ठीक है। और आर एस की वैल्यू अपने वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ 0 रखते हैं अपने आइडियल केस में। इसी के साथ में बात करूंगा वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में आर ऑफ वोल्ट मीटर, आरवी से लिख रहा हूं मैं इसको रखते हैं अपने मैक्सिमम प्रैक्टिकल केस में, और इसको अपने रखते हैं 0 आइडियल केस में। इसी के साथ में बात कर रहा हूं थर्ड किसकी, करंट सोर्स की। अब करंट सोर्स में क्या होता है, आर करंट सोर्स है ना, तो आर एस की वैल्यू जो है वो अपने क्या रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं, और आर एस की वैल्यू करंट सोर्स है तो अपने इसमें क्या रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं। फोर्थ में बात करता हूं करंट मीटर नहीं, एमीटर की बात करता हूं, तो इसको लिखते हैं एमीटर के रेजिस्टेंस को आर स्मॉल एस है ना, इसको अपने रखते हैं मिनिमम, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से जाए, और इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं 0। तो आपको इस बातों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा मैं अगर स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप VI की जो स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, तो स्लोप की जो बात करूंगा इस केस में वोल्टेज सोर्स का जो ग्राफ बनेगा उसमें स्लोप कितना रहेगा, 0 रहेगा, और स्लोप होगा किसके बराबर, इक्वल टू आर एस के बराबर होगा, और इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, वो 0 रहेगा। इस केस में स्लोप कितना होगा, ध्यान से देखिए, स्लोप इक्वल टू tan थीटा तो होता ही है, इक्वल टू 1/RS होता है, और स्लोप फिर भी 0 है। दोनों ही केस में स्लोप 0 रहेगा, लेकिन यहाँ स्लोप RS के बराबर है तो RS 0, यहाँ स्लोप 1/RS के बराबर है तो कितना हो गया, RS कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी बात। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में JEE AE या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी, और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा